Hello everyone, myself Anurag Singh. So, welcome to Udgam Law. Today I am going to take a class on Constitution. Okay, and this is the last class of Constitution. Okay, मैंने इसके प्रीवियस 2 क्लासेस में आपसे शेड्यूल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तक पूरा मैंने कवर कर दिया है. ओके, फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51A तक मैंने आपका पूरा कवर कर दिया है इन 2 क्लासेस में. ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपसे करने वाला हूं जो बचे हैं लास्ट आपके आर्टिकल्स. ओके, सो क्लास शुरू से करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अनुराग सिंह. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Okay. Currently I am pursuing my BLLB at Government Law College Mumbai, GLC Mumbai. Okay. This is my Telegram channel, that is Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes. Okay, क्लासेस के अलावा मैं इसमें आपको भेजता हूं डेली रीडिंग टॉपिक्स फ्रॉम द हिंदू. ये मैं आपको डेली भेजता हूं. Okay, wait for a second. ओके, सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल उद्गम लॉ विथ अनुराग. इसको आप ज्वाइन करिए. मैं इसमें आपको डेली टारगेट्स भी भेजता हूं. ओके, डेली टारगेट्स जो आपको हैं जो आपको करने हैं फॉर एग्जाम्स. अभी मैं MHCET स्टूडेंट्स के लिए डेली टारगेट भेजता हूं. ओके, अभी मैं MHCET स्टूडेंट्स के लिए डेली टारगेट सेंड करता हूं और अगले 15 डेज में मैं उनके पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा. ओके, होल सिलेबस. सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एंड गेट द बेनिफिट्स. गेटिंग? तो शुरू करते हैं अपनी क्लास. मैं अभी क्लास दे रहा हूं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर. ओके, तो बहुत चांसेस हैं कि इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं. बहुत सारे PYQs पूछे भी जाते हैं. अभी आपको पता होगा कि हमारे यहां इलेक्शन होने वाला है इन 2024. ओके, तो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं. And one thing more, around 50% of the world's population is going to vote in 2024. 50% से ज्यादा दुनिया की आबादी वोट करने वाली है in 2024 to select either their president or their prime minister. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं आपके प्रेसिडेंट से, यूनियन से, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इन सब
जो बॉडीज हैं इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं आपके 2024 में, वो है आपके, पहला था आपका रशिया का इलेक्शन, देन योर यूएस, देन योर इंडिया, फिर आपका यूके का इलेक्शन। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में इलेक्शंस हैं। तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उन कंट्रीज का हिस्ट्री से क्या रिलेटेड है, उनमें कुछ करंट में कोई इशू चल रहा है, वो आपसे पूछ सकते हैं। रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इंडिया से क्या रिलेशन है, दे कैन आस्क यू। ज्योग्राफी से कुछ रिलेशन होगा, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे क्लैट कनेक्ट करके चीजें पूछता है। गेटिंग? एंड आई टीच यू इन दिस मैनर ओनली, इन ए वेरी होलिस्टिक मैनर। ओके, मैं क्लैट के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूं, उसके बेसिस पे आपको पढ़ाता हूं। गेटिंग? तो शुरू करते हैं अपने आज के आर्टिकल से। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 52। इसमें क्या बातें की गई हैं? इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। गेटिंग? इट टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? तो शी इज द्रौपदी मुर्मू। ओके, शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एलिट कब हुई हैं? तो शी वॉज इलेक्टेड इन 2022। ओके, ये 2022 में इलेक्ट हुई हैं एंड शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके पहले शी वॉज गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड की वो गवर्नर थी। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। यूनियन स्लैश सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है आपका आर्टिकल 53। समझा? नेक्स्ट इज आर्टिकल 54। दिस टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इसकी बात आपका आर्टिकल 54 करता है। सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 61। ये बताता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करेंगे या हटाएंगे। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 63। ये बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इसमें कौन है? उनका नाम है जगदीप धनखड़ एंड ही इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके पहले ही वॉज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते थे बिकॉज गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में टसल चल रही थी रिगार्डिंग पावर। चीफ मिनिस्टर कहती थी दैट ही इज वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, एंड गवर्नर वॉज सेइंग दैट चीफ मिनिस्टर इज ट्राइंग टू
create chaos and she is interfering with the matters of governor. ओके, तो उस टाइम में बहुत न्यूज़ में रहते थे. अगला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 64. ये बात करता है आपका वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब आपका राज्यसभा. तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, ये आपको याद रखना है. ये सारे PYQ हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस आर PYQ. तो इसको आपको सारे याद करने हैं. गेटिंग? अगला है आपका आर्टिकल 66. ये बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 72, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. कि प्रेसिडेंट किसको माफ कर सकता है. ओके, ये पार्डनिंग पावर होती है. ये साल भर में एक दो बार न्यूज में आ जाती है बिकॉज कोई ना कोई कन्विक्ट पार्डन के लिए प्रेसिडेंट को लेटर भेजता है. ओके, इवन इन द केसेस ऑफ डेथ पेनल्टी प्रेसिडेंट कैन पार्डन. समझ रहे हो आप? किसी को अगर मौत की सजा दी गई है उसको भी पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो. अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 74. इसमें कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. समझ रहे हो कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देंगे काम करने से रिगार्डिंग. ओके, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे कि ये एडवाइस बाइंडिंग होगी या नॉन बाइंडिंग होगी. इसके बारे में मैं आपसे एक सेपरेट क्लास लगाऊंगा जब क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैं आपसे बताऊंगा कि कब ये बाइंडिंग हुआ था, कब ये नॉन बाइंडिंग से बाइंडिंग हुआ था या क्या हुआ था. उस क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा आपसे. गेटिंग? अभी के लिए आप जान जाओ कि आर्टिकल 74 में ये बात की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को. ओके, अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 76. ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, मतलब AG. इस समय कौन है? उनका नाम है R वेंकट रमनी. ही इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड ही इज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. समझ रहे हो? 16th AG हैं ये इंडिया के. तो दिस थिंग यू शुड नो. इनका भी अपॉइंटमेंट 2022 में हुआ है. समझे आप? तो इसको आप याद कर लीजिएगा. अगला आर्टिकल है आर्टिकल 79. इसमें बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ओके, सो दिस थिंग यू शुड लर्न. नेक्स्ट इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा. ये आर्टिकल 80 में बताया गया है एंड आर्टिकल 81 में बताया गया है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा. ओके, तो इन दोनों आर्टिकल्स
कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। समझे आप? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 83। इट टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा की ड्यूरेशन की बात करता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 93। इट टॉक्स अबाउट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा। इसका स्पीकर कौन है? उनका नाम है ओम बिरला। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका भाई आर्टिकल 105। ये पावर्स और प्रिविलेजेस देता है टू द एमपीज ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आप देखते होंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे एमपीज और एमएलएस बहुत डिफामेटरी बात भी कर देते हैं, पर उसके बाद भी डिफामेशन का केस फाइल नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि इन लोगों को पास प्रिविलेज है, ये बोल सकते हैं। ओके, तो इस वजह से आर्टिकल 105 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट योर इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 110। इट टॉक्स अबाउट मनी बिल्स। अच्छा, ये बताओ, जो मनी बिल होता है ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये एक मनी बिल है या एक ऑर्डिनरी बिल है? और इट इज ए ऑर्डिनरी बिल। इसको डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। स्पीकर साहब डिसाइड करते हैं कि एक बिल मनी बिल है या एक ऑर्डिनरी बिल है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि स्पीकर डिसाइड करता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 112। इट टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसको हम आम भाषा में बजट बोलते हैं कि भाई बजट आ गया है या बजट पे डिस्कशन चल रहा है। हम यही कहते हैं ना भाई, आम लैंग्वेज में या आम भाषा में। तो वही है, उसका जो आर्टिकल है वो है 112। योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 114। इसमें बात की गई है एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। इसके थ्रू गवर्नमेंट फंड विड्रॉ करती है फॉर वर्किंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझे आप? जो सरकार पैसा विड्रॉ करती है वो एप्रोप्रिएशन बिल के नाम पर विड्रॉ करती है। समझे आप? तो ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। अगला है आपका आर्टिकल 123। इसमें बात की गई है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है। समझे आप? तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है एंड एक एक्ट की पावर एंड एक ऑर्डिनेंस की पावर सेम होती है। और जो ऑर्डिनेंस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 months प्लस 6 weeks।
ओके, ये इसकी एक ड्यूरेशन होती है, इसके अंदर आपको एक्ट पास करवाना होता है अगर चाहते हो आप कि ये लॉ आगे भी चले। ओके, तो ये होता है ऑर्डिनेंस। अब शुरू करते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट है। सैलरीज की बात करता है आर्टिकल 125, उतना रेलेवेंट नहीं है। आपका 126 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 127 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, कोई एडहॉक जज अपॉइंट हो रहा है तो उसके बारे में आर्टिकल 129 बोलता है, एंड आर्टिकल 127 बोलता है, एंड योर आर्टिकल 129 टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। समझ रहे हो आप? जो कंटेम्प्ट की जो पनिशमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट, वो आपका आर्टिकल 129 के अंडर ही देता है। ओके, इट पनिशेस फॉर इट्स कंटेम्प्ट अंडर आर्टिकल 129। तो ये आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका 123, 124, 126, 127 एंड 129। समझा? नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 130। ये बात करता है आपकी सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट आपका आर्टिकल 131। ये बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं? तो इसमें आपका आता है केस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, ये वर्सेस है भाई। ओके, तो ऐसे केसेस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उसको बोलते हैं कि अगर कोई मैटर हुआ तो वो सीधा इसके पास जाएगा। आप घर में आपके पापा होते हैं तो कोई अगर बड़ा डिसीजन होता है तो कहता है ना, घर वाले कहते हैं कि पापा से पूछ लो। उसका रीजन ये होता है कि उनके पास पावर होती है डिसाइड करने की। सेम केस सुप्रीम कोर्ट में भी होता है कि जो बड़े मैटर्स होते हैं वो आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका आर्टिकल 136। इट टॉक्स अबाउट स्पेशल लीव फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं हम SLP। अगर आपके साथ ग्रेव इनजस्टिस हुआ है तो आप SLP फाइल कर सकते हैं। ये उसी केस में फाइल किया जाता है। ओके, स्पेशल लीव पेटिशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझे? तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला है आपका आर्टिकल 137। ये रिव्यू ऑफ जजमेंट की बात करता है, मतलब रिव्यू पिटिशन। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 141। ये कहता है कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। इसके लिए एक डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया है, उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। मतलब द जजमेंट ऑफ
जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। समझे? ये बात आपकी आर्टिकल 141 में की गई है। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 148। इसमें बात की गई है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको आप CAG भी बोलते हो, CAG। ये कौन है हमारे? ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे CAG हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, तो यू शुड नो दिस थिंग। अगला है आर्टिकल 149। ये बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG। ओके, आगे चलते हैं हम आर्टिकल 153। ये बात करता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज आर्टिकल 154। ये बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। अगला इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल 161। इट टॉक्स अबाउट पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ये डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकते हैं, रेस्ट केसेस में ये पेनल्टी दे सकते हैं, और जो आर्म्स के ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनसे उनका जो अगर केस होता है उसमें भी ये नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आप 161 और 72 दोनों आप याद रखिएगा। ये प्रेसिडेंट का है, ये गवर्नर का है। अगला है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 165। इसके अंडर क्या 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 है? जैसे आपका AG होता है एट द सेंट्रल लेवल, वैसे एडवोकेट जनरल होता है एट द स्टेट लेवल। तो अटॉर्नी जनरल और स्टेट जनरल, एडवोकेट जनरल, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 213। इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस। जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाता है जब पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है, वैसे गवर्नर भी ऑर्डिनेंस लाते हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली और यू कैन से विधानसभा जब वर्क नहीं कर रही होती है। ओके, तो आर्टिकल 213 और आर्टिकल 123 ये आप याद कर लीजिएगा। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आर्टिकल 214। ये बात करता है आपका हाई कोर्ट्स की। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 215। इट टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये इसके अंडर कंटेम्प्ट को पनिश करते हैं, और ये खुद का तो पनिश करते भी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी कंटेम्प्ट्स को पनिश करते हैं। ओके, सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 226। ये बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स। ओके,
हाई कोर्ट कब कब रिट्स इशू कर सकता है, इसकी बात आर्टिकल 226 में की गई है। और आप मुझे ये बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंडर रिट्स इशू करता है, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, इधर के ये आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं। आर्टिकल 233 ये डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के बारे में कहता है। 235 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, 243A ग्राम सभा, 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स। योर 266 talks about consolidated fund of India and public account funds, and 267 talks about contingency fund of India. Contingent मतलब emergency, इसी से वर्ड कंटिजेंसी आया है, मतलब अगर बहुत जरूरत पड़ी तो इस फंड का यूज किया जाएगा। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 283। ये बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑफ मनी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट या बिटवीन स्टेट्स, तो ये इसकी बात करता है। ओके, तो आप इसके बारे में याद करिएगा। अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है उनके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है अरविंद पनगरिया। ओके, ये पहले वाइस चेयरमैन थे ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के ये वाइस चेयरमैन थे। ओके, तो आप इनके बारे में याद कर लीजिएगा। ओके, दैट ही इज द फाइनेंस कमिश्नर। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। यहां पर एक आर्टिकल मैं और बता दे रहा हूं, दैट इज आर्टिकल 263। ये बात करता है आपका इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा। एंड वन मोर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 279A। ये आप बात करता है जीएसटी के बारे में। गेटिंग? सो ये दोनों आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गेटिंग? तो चलते हैं, अपने कुछ और आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 300A टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये कहां पे था? पहले ये था फंडामेंटल राइट्स में अंडर आर्टिकल 19(1)(f। फिर इसको रिमूव कर दिया गया इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर इसको यहां पे ला दिया गया। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आर्टिकल 301। ये बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। और 302 उसी को इंपोज करने की बात करता है। ओके, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज 312। इट टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका 315 है। इट टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट। ओके, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा।
अगला है आपका आर्टिकल 320। ये बात करता है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब फंक्शनिंग के बारे में, कैसे वो काम करेंगे, उसकी बात आर्टिकल 320 में किया गया है। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अब आपके बहुत कम आर्टिकल बचे हुए हैं, तो अगला है आपका 321A। इसके साथ 321, 323B भी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है और ये आपका अदर ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 324। ये बात करता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, इसकी भी बात करता है। एंड दीज पावर आर वेस्टेड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 326। ये बात करता है इलेक्शन ऑफ टू द हाउसेस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव assemblies of state to be on the basis of universal adult suffrage या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसकी बात आपकी आर्टिकल 326 करता है। गेटिंग? सो ये आप याद कर लीजिएगा। ईसीआई की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार नाम है इनका। ओके, ये हैं इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन 2024 दो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। इनका क्या नाम है? तो पहले का नाम है आपका ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। दूसरे का नाम है आपका सुखबीर सिंह सांधू। ओके, ये तीन लोग अपॉइंट हुए हैं और ये हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2023 अमेंडमेंट। क्या हुआ था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते थे, पहले उनकी कमेटी में 3 लोग होते थे। वो कौन कौन थे? वो थे आपके पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजेआई। 2023 में एक अमेंडमेंट किया गया, उसमें यह कहा गया कि 3 मेंबर का पैनल अभी भी होगा, पर अब मेंबर्स में कौन कौन होंगे? पहले होंगे आपके पीएम, दूसरे होंगे आपके एलओपी एंड तीसरा होगा मेंबर नॉमिनेटेड बाय पीएम या कोई मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो जो इनका इलेक्शन हुआ है उसमें आपके थे पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड आपका होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे। गेटिंग? तो दिस थिंग यू शुड नो। अब चलते भाई अपने आर्टिकल 338 पे। ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की या NCSC की। नेक्स्ट इज योर 338A।
दिस टॉक्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST की। एंड 338B टॉक्स अबाउट NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो ये कमीशंस बनाए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस पीपल, दिस टाइप ऑफ पीपल जो SC में है या ST में है या बैकवर्ड क्लासेस में है। ओके, और मैं आपको यही भी बता दे रहा हूं कि आर्टिकल 343 में इनके कमीशन बनाया जाएगा टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इसकी बात 340 में कही गई है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके चेयरमैन कौन है NCSC, NCST और NCBC के। ओके, तो शुरू करते हैं पहला हम NCSC से। NCSC, इसके चेयरमैन है आपके किशोर मकवाना। किशोर मकवाना ये NCSC के चेयरमैन हैं। NCST के जो चेयरमैन थे उनका नाम था हर्ष चौहान। ये जून 2023 में रिज़ाइन कर दिए गए थे और उसके बाद से ये पोस्ट वेकेंट है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो चेयरमैन हैं वो उनकी सीट अभी वेकेंट है। ओके, दिस थिंग यू शुड नो। और इसके जो इसको ऐड कब किया गया था, तो दिस वॉज एडेड थ्रू 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2003। ओके, तब ये ऐड किया गया था। और NCBC जो है इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर। ये भाई वो हंसराज हाथी नहीं है तारक मेहता वाले, इनका नाम है हंसराज गंगाराम अहिर। और ये ऐड कब हुआ था, तो दिस वॉज एडेड थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। ओके, तो ये आपको याद रखना है, समझे। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पे आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता दिया, ये आपके राजीव कुमार। देन आपके 2024 में ECS अपॉइंट हुए थे, पहले आपके ज्ञानेश कुमार, दूसरे आपके सुखवीर सिंह सांधू। देन आपका मैंने 2023 का अमेंडमेंट बता दिया, PM LOP मिनिस्टर, PM LOP CJI। ओके, यहाँ पर अमित शाह जी थे, ये बता दिया आपको मैंने। देन NCSC का चेयरमैन बताया किशोर मकवाना, NCST का बताया हर्ष चौहान जी जो रिज़ाइन कर चुके हैं, अब इस समय ये पोस्ट खाली है। ये ऐड हुआ था आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। देन आपका है NCBC, इसके चेयरमैन हैं हंसराज गंगाराम अहिर, ये ऐड हुआ था आपका 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन 2018। ओके, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल लैंग्वेज। 345 में बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, और 348 में बात की गई है लैंग्वेजेस यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। क्या लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाएगी, इसके बारे में आर्टिकल 348 में कही गई है, कहा गया है। नेक्स्ट जो लैंग्वेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका डायरेक्ट आर्टिकल 351। इट टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये आर्टिकल भी न्यूज़ में रहता है। इसका रीज़न ये है
कि जो साउथ की स्टेट्स हैं वो कहती हैं वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग हिंदी। इस वजह से ये आर्टिकल न्यूज में रहता है। ये चारों आर्टिकल आपके जो लैंग्वेज रिलेटेड हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज दीज ऑल आर PYQs। समझ रहे हो आप, ये सारे आर्टिकल्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, तो यू शुड नो अबाउट देम। गेटिंग? योर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 352। इट टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। गेटिंग? 352 में बात की गई है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अभी तक इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है? 1, 2, 3 और 4। सो द करेक्ट आंसर इज 3 टाइम्स। अभी तक इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। ओके, ये कब कब लगी है? तो पहली बार लगी थी आपकी 1962 में ड्यूरिंग इंडिया चाइना वॉर। सेकेंड टाइम आपकी लगी थी 1971 में ड्यूरिंग इंडिया पाक वॉर। एंड थर्ड टाइम आपकी लगी थी इन 1974 शायद, और 75 ऐसे कुछ था यार। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने लगाया था। गेटिंग? तो ये आपकी 3 नेशनल इमरजेंसीज लगी थी। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है आपका आर्टिकल 356। इट टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी, या हम जिसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया या राष्ट्रपति शासन लग गया। ये लगता है अंडर आर्टिकल 356। ओके, इसके लगने के बहुत सारे रीजंस होते हैं और हिस्टोरिकली इसका मिसयूज किया गया है। ओके, पर अभी ऐसा इसका यूज नहीं किया जाता। गेटिंग? ये बहुत से स्टेट्स में लग चुका है। आपका JNK में लगा हुआ था, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगे हुए थे। ओके, तो बहुत जगह स्टेट इमरजेंसी लग चुकी हैं, तो यू शुड नो दिस थिंग्स। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कितनी बार लगा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अंडर आर्टिकल 360 में है आपके। ये कितनी बार लगा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या अभी तक लगा ही नहीं है? तो द करेक्ट आंसर इज अभी तक नहीं लगा है। इनफैक्ट 1991 में भी नहीं लगा था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 361। इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। ओके, इसकी बात आपका आर्टिकल 361 कहता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 368। इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने या अमेंड करने की पावर आपकी आर्टिकल 368 में दी गई है। गेटिंग? सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला आपका आर्टिकल 370 है। ये आपको पता ही है, JNK से रिलेटेड था। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 371A। ये बात करता है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नागालैंड। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है उतना।
समझे। एंड द लास्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आर्टिकल 393। इसमें बात की गई है शॉर्ट टाइटल कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, इसमें बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने कवर कर दिए हैं। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा बिकॉज एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं। अगर आपका लीगल में नहीं आया तो जीके में आ सकता है, इस वजह से आप इसको याद कर लीजिएगा। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू से, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को डीएम कर देना। वो कहाँ करोगे? तो जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल दैट इज उद्गम लॉ विथ अनुराग, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको डीएम करने का मिल जाएगा मुझे। ओके, वहाँ से आपको डीएम करने का मिल जाएगा मुझे। आप मुझे डीएम करो, मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। एंड वन थिंग मोर, इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। ओके, ये चीज़ें कर देना भाई। दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।